अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है मोहसिन कियानी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज। उन्होंने सेक्टर आईएसआई को तलब कर लिया है। फराद अहमद जो शायर थे, जो आज भी बाज़याब नहीं हुए, उनको अब आईएसआई के सेक्टर कमांडर को तलब किया गया है। क्या तफसीलात थी आज की हेयरिंग की, उसका हवाल बताऊँगा। फिर उसके बाद पीटीआई का सेक्रेटेरिएट गिरा दिया गया है। इस्लामाबाद में पीटीआई का सेक्रेटेरिएट ऑफिस गिरा दिया गया है। उसकी तफसीलात क्या है वो भी आज के व्लॉग में होंगी। तीसरे नंबर पे एसआईएफसी की मीटिंग में अली अमीन गंडापुर साहब को फारग कर दिया गया है। क्यों फारग किया गया है इस पर भी बात करेंगे। और आज की आखिरी खबर, यूएई का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा शहबाज शरीफ साहब ने किया है, उसकी वजूहात क्या थी, उसकी तफसीलात आ गई है वजारत खारजा से, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मोहसिन कियानी साहब जो इस वक्त गॉड फादर बने हुए हैं जजेस के, आजकल उनको आइन और कानून याद आ रहा है। आज उन्होंने अपने इस हेयरिंग में अटारनी जनरल साहब से पूछा कि अहमद फराज साहब क्यों नहीं आए। आपने तो गारंटी दी थी और वो नहीं आए, इसका मतलब है कि आप फेल हो गए हैं। अटारनी जनरल साहब ने कहा मैं फेल नहीं हुआ, आप ऐसे ना करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाजियाब हो जाएंगे। आईजी इस्लामाबाद उधर मौजूद थे, बाकी एसपी ऑपरेशंस मौजूद थे, उन्होंने डिटेल्स दी कि उनकी आखिरी लोकेशन मालम जब्बा में हुई है ट्रेस फोन की। तो ये डेवलपमेंट हो रही है। ये फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आईएसआई किसके अंडर काम करती है। तो अटारनी जनरल साहब ने कहा ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है। तो इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, इनको एक अलहदा अदारा क्यों नहीं बना दिया जाता। जब भी ये लोग पकड़े उस पर लेके आए, फिर पुलिस इनसे इंक्वायरी करे या उनको अदालतों में पेश करे। ये क्या तरीक़ाकार है, हमें तरीक़ाकार बताएं। ये कौन लोग हैं, क्यों उठाते हैं, वजह, मतलब एक डिटेल उन्होंने सवालनामा पेश किया अटारनी जनरल के सामने। अच्छा, अब इस पर जो मुझे इतराज़ है ना, जज साहब मोहसिन कियानी साहब ने ये तय कर लिया है कि ये बंदा आईएसआई के पास ही है। अब ये कैसे तय किया ये अल्लाह ही जानता है कि उनको किस तरह वो ईमान मिजारी जो उनकी वकील है या उनके जो दरख्वास्त गुजार है, उन्होंने कहा आईएसआई ने उठाया। अब ये क्या प्रूव है कि आईएसआई ने उठाया, इस पर सवाल नहीं हो रहा। अब पता नहीं बंदा वाकई आईएसआई ने उठाया या नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने बस मान लिया कि आईएसआई ने ही बंदा उठाया और वही बाजियाब करेगी। यहाँ पे लोग जबरी गुमशुदगी भी अपने आप को कर लेते हैं, जैसे इमरान था गिला तितर, वो भी गायब हुआ, खुद ही फिर फुर के आ गया, छुपा रहा, बाद में कहा जुबान बंद हो गई, मेरे पे बड़ा जबर हुआ और बोला नहीं जाता था। फिर उसके बाद अब टर टर उसकी जुबान चल रही है। ये भी कोई डॉक्टर मुझे समझा दे कि ये कौन सी मेडिकल साइंस में होता है तशद्दुद से आपकी जुबान बंद हो जाए और फिर एकदम आप फर 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 बोलने लग जाए, आप ब्लॉग करें, तकरीरें करें आप, वो बिल्कुल ठीक है। और दाढ़ियाँ रख लेते हैं आप, बाद में कहते हैं मैं आईएसआई ने उठाया, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। तो अब ये तय कौन करेगा कि आईएसआई नहीं उठाया। अब फिर उसमें जज साहब रिमार्क्स दे रहे हैं कि जी आईएसआई का जो सेक्टर कमांडर होता है, ये एक एसएचओ से ऊपर इसका रैंक नहीं होता, तो इसको आना चाहिए। मैं आपको बदतमीजी नहीं से करूँगा, मैं सिर्फ पूछूंगा। अच्छा, जज साहब जज हैं, लेकिन मैं जितना मैं कानून को जानता हूँ, आर्टिकल 199 उसका सब कॉलम 3 है, जिसमें जो आप एजेंसीज के बंदे जितने भी हैं, स्पेशली आर्म फोर्सेस के, आईएसआई के, एमआई के, इनको आप बुला नहीं सकते डायरेक्ट। ये मुश्तन, इनको आप समझ लें, आप इनके ऑफिस में देते हैं ये जो हुक्म, ये ऑर्डर, और वो वहाँ से कोई जवाब आता है अदारे की तरफ से, आप ऐसा ये पेश नहीं हो सकते और ना ही पेश होंगे। आईएसआई सेक्टर कमांडर का आपको नाम भी नहीं पता, आपने उसको कह दिया बुला लो, लेकिन ना वो पेश होंगे, ना वो आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो आए। और फिर आपने ये भी कहा कि इसका मतलब है वो आप प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया जा सकता है। वाह जी वाह मोहसिन कियानी, मैं सदके जावा तेरे। तू, मैं कहना पूरा पाकिस्तान भी बुला लेना, तो फिर भी अहमद फराज नहीं आना जी, उन्होंने ना चाहा तू केस को, अब तूने एक और इन्होंने रिमार्क्स दिया कि अब ये अहमद फराद का केस पीछे रह गया, अब ये पूरे पाकिस्तान का केस बन गया, नामालूम अफराद, उन सबको उन्होंने अब बीच में ले आए हैं कि अब ये तय होगा इस केस से कि आईएसआई बंदे क्यों उठाती है, किधर लेके जाती है, उनके साथ क्या करती है,
और किस तरह छोड़ती है, ये अब मैकेनिज्म उन्होंने कहा तय होगा, कानून अब बनेगा। वो इजाजुल हसन साहब की वो भी वो एक वो कहते थे कि कानून जो सी है पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन जज जो सा है वो भी एक कानून बना। तो मुझे लगता है मोहसिन कियानी साहब भी एक कानून बनाने लगे हैं अब कोई, अल्लाह करे ये इनके इनका जल्द फैसला ना हो। जुडिशल कमीशन वाला इनके प्लाटों का जो मामला चल रहे हैं, जिनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, मातहत अदलिया को जिस तरह बुला बुला के ये प्रेशराइज करते रहे हैं, और उन्होंने खतूत भी लिखे हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो ये ना हो कि इनका फैसला हो जाए उससे पहले ये ISI को निबड़ लें तो बेहतर होगा। और मुझे लगता है ये तेज़ी से जा रहे हैं कि किस तरह इनका एग्जिट हो रहा है। बाकी जज पैदल चल रहे हैं, ये दौड़ के जा रहे हैं कि किस तरह मुझे बस निकालो भाई। बड़े सख्त रिमार्क्स दिए आज भी उन्होंने। इनका पारा नहीं होना, शायद ही कुछ करो, इनका कुछ आपको करना पड़ेगा, वरना इस तरह नहीं है मामला हल होना। फिर उसके बाद इसी हेयरिंग में उन्होंने जो सहाफ़ी बरादरी भी थी, उन्होंने कहा जी कि हमें ट्रिगर नहीं चलाने दिए जाते, और हमें पैमरा ने पाबंदी लगा दी 21 मई को, नोटिस लगाया कि आप जो जजेस के रिमार्क्स हैं वो नहीं दे सकते। तो उस पर उन्होंने कहा मैं अलहदा हुक्मनामा जारी करूँगा, आप दे, आपको ज़्यादा है। अच्छा, मज़े की बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में ये पिटीशन ऑलरेडी चल रही है। आमिर फ़ारूक साहब ने 28 मई को नोटिस जारी किए पैमरा को वो जवाब दे, लेकिन उन्होंने कहा ये मैं इस पर स्टे ऑर्डर नहीं दे रहा, अब 28 मई तक आपको इस नोटिस पे पैमरा के अमल करना पड़ेगा, आप कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो डिसीजन दे रहा है, आप वो डिसीजन दे रहे हैं। अब मुझे बता दें किसका डिसीजन माना जाएगा। मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे बता दें कि आम पाकिस्तानी की हैसियत से कि किसका ऑर्डर माना जाएगा, किस पर अमल होगा। एक जज कह रहा है कि चलाओ ताड़ी, कोई तानू रोकेगा नहीं। दूसरा कह रहा है कि 28 मई तक आप पैमरा के जवाब का वेट करें, उसके बाद कोई फैसला होगा। दो मतजाद फैसले आ गए हैं, फैसला आप लोगों ने करना। अब करना क्या। आज की दूसरी खबर है, PTI का सेक्टर जो सेक्रेटेरिएट था, डी चौक ऑफिस, उसको गिरा दिया गया है। गिराया क्यों है, उसकी एक हिस्ट्री है। बड़े मजलूम बन रहे हैं कि जी हमारा दफ्तर पाकिस्तान पे हमला, और बाकायदा लोगों को कॉल कर रहे हैं आओ हमें बचाओ, और ये हमला कर दिया रियासत ने रात के 11:30 बजे। कोई वारंट नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, और ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई। अच्छा, ये पॉलिटिकल सेक्रेटेरिएट्स जितने भी होते हैं पार्टियों के, इन पर ये इंक्रोचमेंट होती है। ये मैं PMLN के सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में गया हूँ, मुझे याद है PTI के दौर में ही उसके सामने बिल्कुल पार्क है। उस जगह को इन्होंने वागुजार कराया कि ये पार्क की जगह है, और इस जगह पे जितनी आपने ये बैरियर बुरियर लगाए हैं वो ठाक उन्होंने फेंके। हालांकि उस जगह पे जितने मकान हैं वो शरीफ खानदान के हैं, इसलिए कोई शिकायत नहीं आई कभी कि ये पब्लिक एरिया है, ये पब्लिक पार्क है, इधर हमने इसको यूज़ करना है। क्योंकि एक सेक्रेटेरिएट है, उधर पार्किंग के लिए जगह चाहिए तो वो पार्क को यूज़ करते हैं, और जो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने रखी हुई हैं चीज़ें, बाकी इसके अलावा कोई इंक्रोचमेंट नहीं है उधर। लेकिन PTI ने वखरा काम किया है, क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ आइन के समझ लें बानी है, पाकिस्तान में आइन की बात करते हैं। इन्होंने एक तो दो वो जो प्लॉट था, प्लॉट A1, उसको क्लास किया था 3, उसको शॉपिंग सेंटर आप बना सकते हैं 2 मंजिलों वाला, ठीक है। उसमें इजाफी 2 मंजिलें इन्होंने बना दी, 2 मंजिलें और बना लिया, अपना और एरिया बढ़ा दिया ताकि वो पूरा इस्लामाबाद नज़र आए। और फिर उसके बाद उन्होंने ज़ेरे ज़मीन जो बाहर है उधर पब्लिक टॉयलेट्स लगा दी, 2 कंटेनर लगा दिए, खारदार तारें लगा दी कि अगर कोई उधर कोई पार्टी हो रही हो तो कोई अंदर डायरेक्ट ना आ सके। मतलब पूरा बाजू का एरिया भी उन्होंने बीच में ले लिया, जैसे ये एक उनका कोई मेंशन है कोई। अब इसके जो इंक्रोचमेंट के हवाले से नोटिस इनको जारी हुए, 2020 में पहला नोटिस इनको जारी किया गया, 19 नवंबर 2020 को ये नोटिस दिया गया। दूसरा नोटिस 22 फरवरी 2021 को दिया गया। तीसरा नोटिस 14 जून 2022 को दिया गया। फिर चौथा नोटिस
4 सितंबर 2023 को दिया गया। और फिर उसके बाद जो लास्ट नोटिस इनको मिला है वो 10 मई को सील्ड का नोटिस इनको दे दिया गया कि अब हमने आके तबाही फेरनी है। बुलडोजर आया है और उसने ये सारी जो इंक्रोचमेंट पब्लिक एरिया में की हुई थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। और ये कहते जी पीटीआई की दफ्तर के ऊपर हमला है, जमहूरियत के ऊपर हमला है, इमरान खान के ऊपर हमला है और ये बड़ी ज़्यादती हुई है। अच्छा, ये इंक्रोचमेंट्स वगैरह, वैसे मेरा इस पर ज़ाती इतराज़ ये है कि ये जो कैपिटल डेवलपमेंट का ये जो अदारा है इसको चाहिए कि हुकूमत जिसकी भी हो ना इसको देखना चाहिए, एक ऑटोनमस बॉडी होनी चाहिए। लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब की है, पीएमएलएन की है, तो अब ये तासुर जा रहा है कि ये पीटीआई के ऊपर कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है। इस तरह का तासुर नहीं जाना चाहिए। तो बाकी जगहों पे भी इंक्रोचमेंट पीटीआई की बात ठीक है कि बाकी जगहों पे भी हुई हुई है, उधर भी करें, खाली एक बिल्डिंग को टारगेट किया गया। तो इस चीज़ का तासुर ज़ायल होना चाहिए। अगर आपने की है कोई ज्यादती, पीटीआई को भी मानना चाहिए। अगर उनसे कोई कोई उन्होंने एरिया कवर किया हुआ है जो पब्लिक एरिया है तो उसको खाली करें, पब्लिक के लिए छोड़ छोड़ दें। और अब अगर आपको ज़्यादा एरिया चाहिए तो आप जगह खरीद लें या किसी ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पे आपकी मर्ज़ी का एरिया और वहाँ पे अपना दफ्तर बनाएं। अमीर पार्टी है, आपके पास सरमायादार भी हैं, बाहर से ही पैसा आता है। आप एक कॉल करें आपको कितना पैसा आएगा बाहर से, आपकी सोच है। मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ, इस सारे सेक्टर को गिराएं। आप तो इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस के सामने दफ्तर खरीद सकते हैं, इतनी अमीर पार्टी है आपकी। आपको पैसा पूरी दुनिया से आएगा, आप कंपेन शुरू करके देखें। आज की जो तीसरी खबर है वो एसआईएफसी के हवाले से है कि अली मीन गंडापुर साहब को नहीं बुलाया गया। बड़ा अफसोस है यार। अली मीन गंडापुर जो रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ने की, इमरान खान साहब को निकालने की बात कर रहा है, और इन्होंने बाकायदा कंपेन चलाई हुई है कि एसआईएफसी में 50 दर्जे नीचे गिर गया, पाकिस्तान सरमायाकारी नहीं आ रही। और शुक्रिया जो है वो आर्मी चीफ का अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ और डीजीएसपीआर की फ़ोटो फुल चल रही है इनके पीटीआई ऑफिशियल पेज में, फुल बदनामी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इन्होंने खीर कर दी। इतना आर्मी चीफ कोई नहीं मशहूर हुआ जितना ये हो रहे हैं, और जितनी गालियां ये बकायदा तस्वीर लगा के ब्लंट होके कर रहे हैं। लेकिन बात इन्होंने उन्हीं उन्हीं से करनी है जिनको जलील कर रहे हैं। डीजीएसपीआर से और आर्मी चीफ से इन्होंने बात करने के लिए तैयार है इमरान खान साहब, लेकिन जलील भी उनको सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। एसएससी की मीटिंग में सारे वज़रा को कॉल की गई है, लेकिन इनको कहा गया थैंक यू वेरी मच, तुसी है ना इस्लामाबाद से हमला कर दो, तुसी इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए कि ये बड़ी बेइज्जती की बात है। अली मीन गंडापुर साहब को अपनी औकात पता चल जाएगी। अब डिपेंड करता है टेबल की किस साइड पर बैठे ये सोच रहे हैं। देखा जाए तो अली मीन गंडापुर साहब की तरफ से बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए इस्लामाबाद के लिए, हुकूमत के लिए। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इज्जत भी दें, ये हो नहीं सकता। आप इज्जत करेंगे तो आपको इज्जत दी जाएगी। सियासत आप करें, लेकिन आप रियासत के साथ सियासत ना करें। रियासत के लिए अगर आप सारे इक्वल हैं, आप सब पाकिस्तान को एक सब वो समझते हैं, तो फिर उसमें कदर लगाने की कोशिश ना करें, आप अपोलॉजीज करें। और रियासती मामलात में आप रियासत को टारगेट ना करें, अपनी सियासत करें। आज आपकी एक वीडियो आई, आप 100 रुपया बच्चों को दे रहे हैं, और यही आपको लैपटॉप पे इतराज़ है कि आईटी सेंटर्स पे इतराज़ है, एम्बुलेंस पे इतराज़ है कि वो क्यों पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। आज आप 100 दे के बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आपने दिया। आज की आखिरी खबर जो वज़ीर आज़म साहब यूएई का दौरा किया, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा उनका। अच्छा, उसकी वजूहत ये कि यूएई ने पाकिस्तान के वीज़े बंद किए हुए। वीज़े बंद उन्होंने लानिया नहीं किए हुए, ये एक उनका कोई प्रोसेस है जो उन्होंने लॉन्ग प्रोसेस पे डाल दिया है। पाकिस्तानी लेबर से उनको शिकायत बढ़ी हैं, जिसकी वजह से फिर अर्जेंट दौरा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को करना पड़ा, और वहाँ जाके इन तहफ़्फ़ुज़ात को उठाना पड़ा कि माय लॉर्ड, हमारे लोग वहाँ पे लेबर काम करती है, काफ़ी फैमिली हैं, रोज़गार है लोगों का, तो इस तरह ना करें। इस पर बातचीत हुई। अच्छा, उन्होंने जो वजारत खारजा से मैंने ये चीज़ें कंफर्म की हैं, जो पॉइंट उन्होंने दिए हैं कि क्यों उन्होंने ये बंद किए हैं। पहले नंबर पे उन्होंने कहा आपकी लेबर को इंग्लिश नहीं आती, इनको अरबी भी नहीं आती, ना इंग्लिश आती है। और अब क्योंकि मल्टी कल्चरल सिटी है यूएई, और वहाँ पे इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है ये। और ये फिर
स्किल्ड नहीं होते, ये कारपेंटर के या मिस्त्री के वीज़े पे आते हैं, ऑन जॉब ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये वहाँ से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको काम नहीं आता, इनको सिखाना पड़ता है। फिर झगड़ालू बहुत ज़्यादा है, जेल में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, और इंडियंस भी हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा झगड़ालू हैं, बड़े गुस्से के तेज़ हैं, कानून को क्योंकि ये समझते हैं पाकिस्तान है, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। फिर एहतजाज बहुत करते हैं। 9 मई के वाक़े पे उन्होंने बड़ा भरमी का इज़हार किया कि ये पाकिस्तान नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान में पकड़ा गया है, एहतजाज आप इधर कर रहे हो और यहाँ के लोगों को भी आप प्रवोक कर रहे हैं। वहाँ पे एहतजाजों की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे बादशाह सिस्टम है और वो इस चीज़ को बिल्कुल डिसलाइक करते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे भी ये काम शुरू किया है, पीटीआई के झंडे और लेके तो ये फिरते हैं। फिर नमाज की ब्रेकें कहते हैं बड़ी लंबी लेते हैं। मुसलमान हैं, बाकी कौमें भी काम करती हैं, आप हलाल रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, नमाज की उतनी ब्रेक लें जितनी आपकी बनती है। आप एक एक घंटे की कहते हैं ये ब्रेकें लेते हैं। फिर सोशल मीडिया पर बड़े ये एक्टिव हैं और ये फजूल बातें उधर करते हैं। जैसे दुबई में पीछे बारिशें हुई तो उन्होंने कहा यहाँ पे मंदिर बना है, तो इस वजह से यहाँ पे बदलाव आया हुआ है। फिर खारजा पॉलिसी के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं कि इनके इंडिया और इसराइल के साथ तल्लुकात हैं, इस पर भी एतराज़ करते कहते ये हमारा एक अपना खारजी मसला है, इस पर इनको क्यों। फिर सरमायाकारी वो उन्होंने बताया कि 80 अरब हमें इंडिया करता है और आप लोगों की सरमायाकारी सिर्फ 7 अरब है। पाकिस्तानी क्या सरमायाकारी करते हैं, उधर जाके फ्लैट ही खरीदते हैं और जो पैसे लेके जाके चोरी का। इंडिया की वहाँ पे आईटी पे इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे इंजीनियरिंग में इन्वेस्टमेंट है, फिर उनका और बड़े मामला हैं उनके साथ। और फिर उसके बाद ये नहाते नहीं है, कहता गंदे बड़े रहते हैं पाकिस्तानी। और फिर बेकारी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से आते हैं जो बाकायदा भीख मांगते हैं। अच्छा, इस पे मेरी एफआईए की भी एक अफसर से बात हुई और वाकई वो कुछ लोग होते हैं जो शक्ल से ही लग रहे होते हैं बेकारी, लेकिन फिर भी उनको वो आने देते हैं। तो कहते हैं को अपना मैकेनिज़्म बनाएं, ये सारे जो हमारे रिजर्वेशंस हैं इनको आप देखें, इन पर इनको बेहतर करें और हमें कोई इजाज़त नहीं है। फिर उसके बाद फिर वहाँ के जो यूएई के सदर हैं उन्होंने 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में करने का वादा भी किया। तो मामला तो हो सकता है शहबाज शरीफ साहब कहे हैं बेहतर होंगे, लेकिन जो यूएई की लेबर के हवाले से जितने इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं ये बड़े ही वैलिड पॉइंट्स हैं। इसको हुकूमत ने बड़ा सीरियसली लिया, इसलिए एक अर्जेंट जो उनसा शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ा वहाँ पे, इस मसले को सफारती सतह पे उठाया ताकि पाकिस्तान के जितने लेबर के मसाइल हैं, जो वीज़े रुके हुए हैं और जो लेबर कम हो रही है, बाकी कंट्रीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो इस सारे अमल को मज़ीद तेज़ करने के लिए और जो पाकिस्तानी लेबर है उसकी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए उधर गए हैं। बातचीत हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद है यूएई के काम इससे मुतमिन होंगे और पाकिस्तानी लेबर को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिस तरह पहले दिया जाता था। अब पाकिस्तानियों के ऊपर भी है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का मान रखें और काम करें, और जितने पॉइंट मैंने बताए हैं